नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंक बुक पर। आज 5 जून 2026 है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 5 जून 2026 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी। तो उस सेशन को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का मेजबान देश कौन सा है? आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और 2026 है। 2026 की मेज़बानी कौन कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस की? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अजरबैजान। तो अजरबैजान विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेज़बानी कर रहा है। कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, उसको जान लेते हैं। जो विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना हुई थी तो यह 1972 में स्टॉकहोम में, ठीक है। और इससे रिलेटेड वन लाइनर फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे आज 5 जून 2026 से आज हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मना रहे हैं। तो 5 जून 2026 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो थीम है वह क्या है? क्लाइमेट एक्शन, है ना। मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो मेज़बानी अजरबैजान कर रहा है। अजरबैजान ने COP29 नवंबर 2024 में भी मेज़बानी की थी। अब COP29 क्या है? तो COP29 जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन एक सम्मेलन था, तो उसकी मेज़बानी भी अजरबैजान ने ही की थी। अब कब की थी? तो 2024 में इसकी मेज़बानी अजरबैजान ने की थी। यह पर्यावरण दिवस जो मनाया जाने लगा तो किस वर्ष से मनाया जाने लगा? ये 1972 से। कब उद्घाटन दिवस था इसका? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था उसी दिन इसका उद्घाटन किया गया 5 जून को। 5 जून से ही फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा। यूनेप 1972 में UN महासभा द्वारा स्थापित। यूनेप है क्या? तो यूनेप इसका जो फुल फॉर्म है वह है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में UN महासभा द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका कि मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। अगर आपसे पूछा जाता है यूनेप का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेप का मुख्यालय जो है वह नैरोबी, केन्या में है। और ये जो प्रोग्राम होता है इसमें 150 प्लस जो कंट्रीज़ होते हैं हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 का मेज़बानी किस कंट्री ने किया? तो दक्षिण कोरिया ने इसका मेज़बानी किया था। अब बात आती है 2024 की मेज़बानी किस कंट्री ने किया? तो सऊदी अरब ने किया। अजरबैजान से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इसकी राजधानी क्या है, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू और मुद्रा क्या है? मनात। क्लियर। अगला प्रश्न, केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के किन दो जिलों के बीच 4 लेनिंग राजमार्ग को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है खगड़िया और पूर्णिया। ये दो जिले हैं जिनके बीच में 4 लेनिंग राजमार्ग को मंजूरी दी गई है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के पूरा होने के बाद खगड़िया और पूर्णिया के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 2 घंटे रह जाएगा, जिससे क्षेत्र में कृषि उत्पादों का परिवहन अत्यधिक सुगम हो जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। जैसे आप ये मैप में देख पा रहे होंगे खगड़िया और पूर्णिया, तो यही बीच में रोड कनेक्टिविटी बनाई जाएगी 4 लेन की। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून 2026 को बिहार में खगड़िया पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को 4 लेन चौड़ीकरण करने को मंजूरी दी है। अब भारत सरकार ने बजटीय स्वीकृति कितना किया है? तो भारत सरकार ने 143.5 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना पर 3,936.05 करोड़ का बजटीय खर्च स्वीकृत किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जून 2026 में अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यह अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की गई है। अब फैक्ट्स क्या हैं? तो फैक्ट है कि पश्चिम बंगाल में यह नई योजना पूर्ववर्ती लक्ष्मी भंडार योजना को रिप्लेस कर रही है। यानी जो लक्ष्मी भंडार योजना अभी तक चल रही थी उसी को रिप्लेस करेगी यह योजना, जिसमें अब सहायता राशि को बढ़ाकर सीधे 3,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। अब जो यह सहायता राशि है बढ़ाकर कितनी की गई? तो 3,000 रुपये प्रतिमाह की गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और समझ लेते हैं। यह जो योजना है वह 3 जून 2026 को कोलकाता के राज्य सचिवालय नवन्ना से मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है।
मुख्यमंत्री कौन प्रेजेंट में बने हैं अभी वहाँ के? शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी द्वारा यह लॉन्च किया गया है। योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थी जो होंगे उनको कितनी राशि दी जाएगी? 3,000 राशि उनको दी जाएगी। और कैसे यह उन तक भेजी जाएगी? तो आधार से लिंक जो भी डीबीटी अकाउंट्स होंगे उनमें सीधे यह राशि भेज दी जाएगी। इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं की पात्रता आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 से 60 वर्ष इसकी आयु सीमा निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका जो राइट आंसर है वह है डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार ने रिसेंटली कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। डीके शिव कुमार ने बुधवार 3 जून को कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बने हैं डीके शिव कुमार, उनको जो शपथ दिलाई तो कर्नाटक के राज्यपाल का नाम क्या है? मतलब जो शपथ दिलाए थे जिन राज्यपाल ने, उनका नाम पूछा जा सकता है। तो थावरचंद गहलोत ने उनको शपथ दिलाई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वन लाइनर्स, उनको समझ लेते हैं। तो शपथ कब हुई? शपथ ली है 3 जून 2026 को। समय था 4:05। लोक भवन ग्लास हाउस बेंगलुरु में इन्होंने शपथ ली। शपथ दिलाई किनके द्वारा गई? तो राज्यपाल थावरचंद गहलोत के द्वारा शपथ दिलाई गई। अब डीके शिव कुमार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बन सकते हैं, जैसे कि यह एमएलए कितने टाइम्स रहे? तो 8 बार ये एमएलए रह चुके हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 15 मई 1962 को हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनेगा वह यह है कि मई 2023 से और मुख्यमंत्री बनने तक यह किस पद पर रहे हैं? उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। अब डीके शिव कुमार जी अगर सीएम बने हैं तो अब उप मुख्यमंत्री कौन रहेगा? तो उप मुख्यमंत्री जो बने हैं वह हैं डॉक्टर जी परमेश्वर। डॉक्टर जी परमेश्वर को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और इन्होंने भी 13 कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ ली। इससे पहले कर्नाटक के सीएम कौन थे? तो सिद्धारमैया जी कर्नाटक के सीएम थे। तो कर्नाटक जहाँ की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। विधानसभा जो सीटें हैं वह 224 हैं और लोकसभा जो सीटें हैं वह 28, राज्यसभा सीटें 12 हैं। और कर्नाटक का जो गठन हुआ, कर्नाटक राज्य जो बना वह 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन 1956 जो अधिनियम था उसके तहत बना। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक एक नया राज्य बना। कब बना? किस अधिनियम के तहत? तो राज्य पुनर्गठन 1956 अधिनियम के तहत यह बना था। इसका जो नाम पहले था, कर्नाटक का पहले नाम मैसूर था। 1973 में इसका नाम कर्नाटक पड़ा था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, इनको आप नोट्स में जरूर लिखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जून 2026 में राष्ट्रपति ने जनजातीय छात्रों के लिए सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग फैब का उद्घाटन कहाँ किया? इसका जो राइट आंसर है वह है IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु में इन्होंने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग फैब का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जून 2026 को विज्ञान भवन से इस राष्ट्रीय जनजातीय शैक्षिक नवाचार का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस तकनीकी परियोजना के तहत IISc बेंगलुरु के सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग फैब स्थापित किया गया है। तो ये जो AMRS स्कूल होते हैं यानी कि जनजातीय स्कूल जो होते हैं, उनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए देश भर के लगभग 75 स्कूलों में लगभग स्पेस लैब का उद्घाटन किया गया है। जून 2026 में खेल मंत्रालय द्वारा किस नए वैधानिक विवाद निकाय का गठन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। खेल मंत्रालय ने 3 जून 2026 को राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यानी जो नियुक्तियां होंगी उसके लिए आधिकारिक रूप से आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं। तो किस डेट में किए गए? तो 3 जून
2026 को किए गए। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत देश में खेल से जुड़े कानूनी विवादों के निपटारे के लिए इसका गठन किया गया है। इसका गठन अगर पूछा जाता है तो इसका गठन किसके लिए किया गया है? इसका गठन राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत देश में खेल से जुड़े जो कानूनी विवाद होते हैं उनके निपटारे के लिए किया गया है। उनके निपटारे के लिए नए नियमों के अनुसार न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जो न्यू रूल्स हैं न्यायाधिकरण के, उसके अनुसार जो अध्यक्ष होंगे वह या तो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही हो सकते हैं। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा? तो कार्यकाल 3 वर्ष अथवा अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित किया गया है। इसे दीवानी अदालत के समान शक्ति प्राप्त है और इसमें अंतिम फैसलों के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील होगी। और अगर अंतिम फैसले के विरुद्ध कोई अपील करनी तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही इसकी अपील कर सकते हैं, वहीं पे इसकी अपील होगी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जून 2026 में भारत की यात्रा पर आए लाओ पीडीआर के विदेश मंत्री कौन हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही बन सकता है, लाओ पीडीआर क्या है? लाओ पीडीआर यानी लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लाओ पीडीआर को हम लोग लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी कहते हैं और इसको आमतौर पर लाओस भी कहा जाता है। अगर कहीं लाओस लिखकर आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो लाओ पीडीआर की ही बात होगी। लाओस भी आमतौर पे उसको बोला जाता है। लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लाओस भी कहते हैं और लाओ पीडीआर भी कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास कि जून 2026 में भारत की यात्रा पर आए लाओ पीडीआर के विदेश मंत्री कौन हैं? तो विदेश मंत्री थोंगसामन फोमविहाने। लाओ पीडीआर के विदेश मंत्री कौन है? तो थोंगसामन फोमविहाने हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट्स जान लेते हैं। लाओ पीडीआर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसामन फोमविहाने ने 1 से 3 जून 2026 तक भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा संपन्न की है। 1 से 3 जून तक 3 दिवसीय यात्रा इनकी हुई है जो अभी संपन्न हुई है। वर्तमान वर्ष 2026 दोनों मित्र राष्ट्रों के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की ऐतिहासिक वर्षगांठ 70वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। वर्तमान वर्ष 2026 जो है वह दोनों मित्र राष्ट्रों के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की ऐतिहासिक 70वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यानी भारत के विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर और उप प्रधानमंत्री फोमविहाने ने नई दिल्ली में संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है। यह सह अध्यक्षता हुई है। तो डॉक्टर एस जयशंकर और उप प्रधानमंत्री फोमविहाने ने नई दिल्ली में इसकी सह अध्यक्षता की है। दोनों देशों के बीच साझा सांस्कृतिक संबंध मुख्य रूप से रामायण और बौद्ध धर्म की साझी विरासत पर आधारित है। दोनों देशों के बीच जो साझा सांस्कृतिक संबंध है यह मुख्य रूप से किस साझी विरासत पर आधारित है? तो यह मुख्य रूप से रामायण और बौद्ध धर्म की साझी विरासत पर आधारित है। भारत ने लाओ पीडीआर यानी इसको लाओस भी कह सकते हैं, भारत ने लाओस के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी उसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी।
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।